आज के समारोह की विशिष्ट अतिथि समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष सम्मानीय अर्चना शर्मा जी को भी आवाज दे रहा हूं, मंच पर तशरीफ लाएं। आज के सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि जी पधार चुके हैं। समारोह की अध्यक्षता करेंगे। आज के समारोह में मंचासीन समारोह की अध्यक्षता के लिए मंचासीन है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जी जूली, विशिष्ट अतिथि बतौर आवाज दे रहा हूं सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पेंद्र जी भारद्वाज, राजस्थान समग्र सेवा संघ के अध्यक्ष सवाई सिंह जी, नाथूलाल जी वर्मा, दुर्गा देवी वर्मा जी, मैं सम्मानित मंच से गुजारिश करूंगा, निवेदन करना चाहूंगा, किसी भी कार्य का आगाज होता है भगवान के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलन से। मैं आदरणीय मुख्य सम्मानित मंच से निवेदन करना चाहूंगा, आप कार्यक्रम का आगाज भगवान बुद्ध की और हमारे संविधान के शिल्पी बाबा साहब के और महात्मा गांधी जी के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम का विधिवत आगाज करें। ये दीप प्रतीक है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए यह माध्यम है। यह ऊर्जा के संचार का माध्यम है। भारतीय परंपरा है, भारतीय संस्कृति है। किसी भी कार्य का आगाज भगवान के छायाचित्र पर, हम अपने आराध्य के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलन से कार्य का आगाज करते हैं। अतिथि देवो भव की परंपरा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधार चुके हैं और मैं आवाज दे रहा हूं सवाई सिंह जी को, सम्मानीय मुख्य अतिथि जी का सूत की माला पहना करके साफा एवं शॉल पहनाने के लिए बुलाना चाहूंगा नाथूलाल जी वर्मा को। आप मानव सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। और दुर्गा देवी जी एवं कौशल सत्यार्थी जी को भी निवेदन करूंगा, वे भी सहयोग के लिए मंच पर तशरीफ लाएं। दुर्गा देवी जी और कौशल वर्मा जी। आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय टीकाराम जी जूली, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, राजस्थान सरकार के सम्मान के लिए आवाज देना चाहूंगा कमल सिंह जी, जगदीश जी चांदोलिया और सुनीता शेरावत जी को। कमल सिंह जी, जगदीश प्रसाद जी चांदोलिया और सुनील शेरावत जी, आप सम्मानीय ऑनरेबल मंत्री राजस्थान सरकार टीकाराम जी जूली साहब का आप माला और मोमेंटो प्रदान कर सम्मान करें। हेलो, अरे लाइट अलग अलग यार, मैं क्या करूं? हाँ,
मंचासीन अतिथि माननीय समाज कल्याण बोर्ड अध्यक्ष श्रीमती अर्चना शर्मा जी के सम्मान के लिए आवाज देना चाहूंगा विद्या देवी चांदोलिया जी, दुर्गा देवी वर्मा जी और विमला देवी जी और शांति देवी जी से गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा आप पधारें और आज के समारोह के विशिष्ट अतिथि सम्मानीय अर्चना शर्मा जी का सम्मान करें। ठीक है, एक मिनट कर रहा हूँ। हाँ 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 ठीक। आज के समारोह के विशिष्ट अतिथि राजस्थान समग्र सेवा संघ के अध्यक्ष सवाई सिंह जी के सम्मान के लिए आवाज देना चाहूंगा कौशल सत्यार्थी जी और दिनेश आलेरिया जी को। मानव सेवा ट्रस्ट के पदाधिकारियों से गुजारिश करूंगा आप सवाई सिंह जी का सम्मान करें। इनके पश्चात निवेदन करूंगा नाथूलाल जी वर्मा, संस्थापक अध्यक्ष मानव सेवा ट्रस्ट, इनके सम्मान के लिए उमाशंकर जी शर्मा को। उमाशंकर जी शर्मा आज के समारोह की स्वप्न दृष्टा, जिनके की मजबूत कंधों पर संस्था का सबसे बड़ा दायित्व है, जिनके दिलो दिमाग में सदैव मानव सेवा के लिए सदैव चिंतन मंथन मनन हमेशा चलता रहता है, वे हैं दुर्गा देवी वर्मा जी। इनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा, आवाज देना चाहूंगा शांति देवी जी और सवाई सिंह जी को। ये थी अतिथि देवो भव की परंपरा, राजस्थान की परंपरा है। शब्दों के माध्यम से स्वागत भाषण के लिए बुलाना चाहूंगा नाथूलाल जी वर्मा, संस्थापक अध्यक्ष हैं आप मानव सेवा ट्रस्ट के। आपको निवेदन करना चाहूंगा आप पधारें। आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय सीएम साहब, मैं हम सब की ओर से, ट्रस्ट की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं, वंदन भी करते हैं। मैं थोड़ा सा ट्रस्ट का परिचय दे रहा हूं। इसकी स्थापना, मानव सेवा ट्रस्ट की स्थापना 4 अगस्त सन 2016 को की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य दिव्यांग, अनाथ, निर्धन, वृद्ध एवं वंचित जनों की सेवा का कार्य है। ट्रस्ट की समस्त गतिविधियां जन सहयोग से चलाई जा रही हैं। ट्रस्ट द्वारा लगभग अलग अलग प्रखंडों में, संभागों में 15 से अधिक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रथम है विकास विशेष विद्यालय एवं पुनर्वास केंद्र, जिसमें हम अपंग अपाहिज दिव्यांग बच्चे हैं उनको विशेष टीचर्स की व्यवस्था करके और उपलब्ध कराते हैं। मस्तिष्क की पाठशाला, जो कच्ची बस्ती में कचरा बीनने वाले हैं, जो गरीब परिवार के लोग हैं, उनको हर इतवार को या 15 दिन के अंतराल से हम उनको मस्ती में खिला करके और शिक्षा भी देते हैं। MST स्किल्स एकेडमी ये भी एक चला रहे हैं, जिसमें 4-5 कार्यक्रम हम सबको यथासंभव बताते हैं। वस्त्र बैंकम, हमारे इस संस्थान को कई दानदाताओं द्वारा वस्त्र नए और अर्ध पुराने दिए जाते हैं और उनको साफ करके प्रेस करवा करके उनको गरीबों को वितरित करते हैं। प्रसादम रसोई, हम रसोई के तहत में गरीब परिवार के बच्चों को यदा कदा और निरंतर 15वें दिन के अंतराल से उपलब्ध कराते रहे हैं। स्माइल ड्राइव के लिए
हम जो निषेध मद्य पी करके वाहन चलाते हैं, दुर्घटना हो जाती है, इसके बारे में लोगों को हम अधिक से अधिक ज्ञान और नियम की व्याख्या करते हैं। बेटर डेज ड्राइव, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत में बेटियों को आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से और विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में जा जाकर उनको हम इस वर्तमान सरकार द्वारा चलाई जा रही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में कई संकल्प और विकल्प बताते हैं। पौधारोपण भी हर वर्ष और हर छठे माही हम स्कूलों में, सरकारी कार्यालयों में, प्राइवेट संस्थानों में और प्रसिद्धि प्राप्त जो संस्थान हैं जहाँ माकूल जगह होती है वहाँ हम पौधारोपण करके और सरकार की जो योजना है ये इसमें हरियाली फैला करके और वृक्षों को बढ़ा करके फिर उनको ट्री गार्ड भी बांटते हैं। विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रम ये हम हमारे मानव सेवा ट्रस्ट के मुख्यालय पर और सत्संग भवन पर और संस्थानों में जाकर के करते हैं। सरकारी योजनाओं का प्रचार एवं प्रसार, माननीय सरकार द्वारा वृद्धों के लिए, सीनियर्स के लिए, बच्चों के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए जितने भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनसे उनको विज्ञ करवाते हैं। कोरोना काल में 5 लाख से अधिक भोजन पैकेट्स एवं 5000 से अधिक परिवारों को भोजन सामग्री एवं मास्क सैनिटाइजर का वितरण किया गया था। सरकार की उड़ान योजना के तहत प्रचार प्रसार के अलावा जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है और चलाते रहेंगे एवं 1 लाख से अधिक निःशुल्क सैनिटरी पैड्स का वितरण जनसहयोग से करके कर रहे हैं। विशेष उपलब्धियां, विशेष योग्यजन निदेशालय राजस्थान सरकार से विशेष योग्यजनों के लिए उत्कृष्ट कार्यों हेतु सम्मानित। परिवहन विभाग से सड़क सुरक्षा के लिए किए गए उत्कृष्टों हेतु सम्मानित किया गया है। जिला स्तरीय डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। महिला अधिकारिता विभाग से महिलाओं के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों हेतु इंदिरा गांधी की शक्ति की प्रोत्साहन एवं सम्मान की करेंगे। और सर जी, हम सदैव मैंने अपनी 33 साल की नौकरी के तहत मैं प्रशासनिक अधिकारी रह करके 26 डिपार्टमेंट में कार्य किया है और इसके साथ ही आपके शासन में मैं डिप्टी सेक्रेटरी 6 साल रह करके कार्य किया है। मेरे को कम ही लोग जानते हैं, लेकिन मैंने अपने जैसे जाता था वैसे ही आ गया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, शुक्रिया। अब मैं ट्रस्ट के बुकलेट के विमोचन के लिए माननीय मुख्य अतिथि महोदय से गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा, ट्रस्ट की बुकलेट का अपने कर कमलों से अनावरण करें। मानव सेवा ट्रस्ट की गतिविधियों से रूबरू करवाने के लिए आवाज दे रहा हूं
श्री सवाई सिंह जी को आप पधारें और ट्रस्ट की गतिविधियों से सभी को रूबरू करवाएं। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब, आदरणीय जूली साहब, आदरणीय अर्चना बहन जी, आदरणीय नाथूलाल जी और दुर्गा बहन जी, बहनों और भाइयों, ट्रस्ट वास्तव में ही मानव की सेवा कर रहा है और ये बहुत अच्छी बात है कि एक परिवार पूरी निष्ठा के साथ लगा हुआ है और लोग सहयोग कर रहे हैं, साथ में जुड़ते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन बच्चों के बीच में काम कर रहे हैं और सारा उस तरह से लगे हुए हैं। आज वरिष्ठ नागरिक दिवस है और वरिष्ठ नागरिकों की तरफ आपका पूरा ध्यान है इस ट्रस्ट का कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली दफा बोर्ड भी बनाया, वरिष्ठ नागरिक बोर्ड, और उसमें जो बातें आई वरिष्ठ नागरिकों की तरफ ध्यान देने की वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। लगभग 10 लाख लोगों को आज भी घर बैठे पेंशन मिल रही है। ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो शुरुआत की वो पूरे देश में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। पूरे देश में और कहीं इस तरह की बात नहीं है। वरिष्ठ नागरिकों को, विधवाओं को सरकार ने, परित्यक्ताओं को, ये पूरा सरकार ने ध्यान रखा है। और मुख्य रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए यहाँ तक भी पिछली बार आपने कानून बनाया कि जो बच्चे सेवा नहीं करें अपने माँ बाप की, उनके लिए भी दंडित उस तरह से किया गया है। तो ये एक बहुत ही सोचने की बात है कि एक मुख्यमंत्री जी संवेदनशील इतने हैं वरिष्ठ नागरिकों के प्रति कि जिन्होंने कानून बनाकर, बोर्ड बनाकर और सारी पूरा ध्यान रखा है। दूसरी बात यह है कि ये ट्रस्ट जो है इन वरिष्ठ नागरिकों के सेवा की दृष्टि से कहीं भी कोई पीड़ित है, सूचना दीजिए आप मानव सेवा ट्रस्ट को। सरकार ने जो कानून बनाए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पहले जो बने थे कानून, उनके तहत सारी कार्यवाहियों के लिए ट्रस्ट अग्रसर रहता है। बच्चों के बीच में जो भी निराश्रित हैं उन सब के लिए ट्रस्ट काम कर रहा है। अभी इनके सामने कुछ समस्याएं हैं कि जो निवास है वहीं से सब चलता है, लेकिन कोई ऐसी जगह आपके पास नहीं है। 2 साल पहले सरकार को आपने लिखा हाउसिंग बोर्ड को, तो माननीय मुख्यमंत्री जी उस दिशा में भी सोचेंगे कि जो रैग पिकर्स हैं, कचरा बीनने वालों के बच्चे से लेकर सबकी तरफ जो आप काम करता है ट्रस्ट, और हम लोग भी सोचते थे कि रैग पिकर्स के बच्चों के लिए स्कूल खोलें और वो आगे चलाएं। हम यहाँ पास में दुर्गापुरा में बहुत समय से सोचते हैं, लेकिन वो एक स्वरूप ठीक तरह से संगठित स्वरूप उभर नहीं पा रहा है। तो वो सारी चीजें भी मानव सेवा ट्रस्ट कर रहा है। तो मानव सेवा ट्रस्ट की जो स्पिरिट है वो पूरी तरह से कोई जाति धर्म का सवाल नहीं है, सबके लिए खुला है, सबके लिए वो काम कर रहा है। ये अच्छी बात है। यहाँ 3 चित्र हैं हमारे बैनर पर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का बैनर पर बाद, जो कि देश और दुनिया के लिए प्रतीक है, मूल्यों के प्रतीक है, मानवीयता के प्रतीक है, सेवा के प्रतीक है, जो मनुष्य की आजादी के प्रतीक भी हैं। और हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के तो अग्रज हैं ही, नेतृत्व उन्होंने किया। आज भले ही वो आज लोकतंत्र पर कई तरह के काले बादल छाए हुए हैं, हम लोगों को, वरिष्ठ नागरिकों के लिए मैं तो निवेदन करूंगा कि जो आप लोग जानते हैं, जो मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से काले बादल छाए हुए हैं, केंद्र सरकार जिस तरह की भूमिका अदा कर रही है, उससे बड़ा खतरा है कि लोकतंत्र भी रह पाएगा क्या ठीक तरह से, ठीक स्वरूप रह पाएगा क्या। तो वरिष्ठ नागरिकों को वो इसलिए क्योंकि हम धर्म के नाम पर समाज को बांटते हैं, हमारे बच्चे भी उसमें पड़ जाते हैं।
वरिष्ठ नागरिकों का, हम सब लोगों का दायित्व है कि बच्चों को समझाएं कि सारे धर्म अच्छा इंसान बनाने का संदेश देते हैं। आप सब लोग विराजे हुए हैं और सारी चीजों से निवृत्त हो जाते हैं, सब काम कर चुके हैं। अब समाज को बनाने में, उसको सहारा देने में, जो बच्चे हैं, नई जनरेशन है, उसको सही रास्ते पर लाने का काम, ये सब हम सब लोगों का काम है, वरिष्ठ नागरिकों का पहला काम है। आज देश में जो भी समस्याएं हैं, क्योंकि ये धर्म के नाम पर बांटने की बात यहाँ तक है कि लोग दूसरी समस्याओं को भूल जाते हैं। महंगाई है, बेकारी है, भ्रष्टाचार है, दूसरी बहुत सारी समस्याएं। आज कॉरपोरेट्स को देश को सौंपने की प्रक्रिया चल रही है, तो लोग कहने लगे हैं कि फिर से ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी शैली में ही तो देश नहीं जा रहा है। तो ये सारा काम भी हम वरिष्ठ नागरिकों को देखना पड़ेगा। और अंतिम व्यक्ति के लिए जो सेवा का काम कर रहा है ट्रस्ट, उसके लिए हम रहेंगे। गांधी जी तो इन सारी बातों को कहते ही हैं, लेकिन अम्बेडकर जी भी बीच में हमारे साथ में। अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिया है संविधान में, और संविधान के प्रारूप को आप सब लोग जानते होंगे, पढ़ते भी होंगे, तो उस प्रारूप को आप देखिए कि आम जनता को सशक्त करने का मालिक बनाया है एक तरह से, लेकिन आज आम जनता भयभीत है। तो इस संविधान पर भी, लोकतंत्र पर भी काले बादल है। तीसरा चित्र है परम आदरणीय गहलोत साहब का, मुख्यमंत्री जी का, वो तो मैंने बताया ही, सीनियर सिटीजन्स के प्रति कितने संवेदनशील है। आज 10 लाख सीनियर सिटीजन्स को लाभ मिल रहा है। तो ये सारी चीजें कुल मिलाकर हम लोगों को दायित्व है कि हम लोग उन चीजों को और मानव सेवा ट्रस्ट का की जो दिशा और दृष्टि है उसको और सशक्त करें। यही मेरा निवेदन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया सवाई सिंह जी। अब मैं उद्बोधन के लिए निवेदन करना चाहूंगा समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष श्रीमती अर्चना शर्मा जी से निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा, आशीर्वाद प्रदान करें। मानव सेवा ट्रस्ट के द्वारा आज वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान समारोह में मंच पे विराजमान हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत साहब, सामाजिक अधिकारिता विभाग के मंत्री टीकाराम जूली साहब, सवाई सिंह जी, NL वर्मा साहब, दुर्गा वर्मा जी और आप सभी सम्मानित होने वाले हमारे वरिष्ठ नागरिकों को प्रणाम करते हैं। आज ये सौभाग्य का अवसर है कि हम एक ऐसे कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं जहाँ ये प्रदेश ऐसा है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिसने सबसे ज्यादा योजनाएं वरिष्ठ नागरिकों को समर्पित की हैं। और ये हमारे लिए सौभाग्य इसलिए है, जब सवाई सिंह जी कह रहे थे लोकतंत्र की बात, तो मुझे कहते हुए खुशी होती है कि यदि लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण इस देश में किसी राज्य में सबसे ज्यादा है तो वो राजस्थान राज्य है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। साथियों, मैं पहले भी इस ट्रस्ट के कार्यक्रम में महिला दिवस के अवसर पर आई थी और मैं समझती हूँ कि मानव सेवा ट्रस्ट सचमुच में हर वर्ग, जो दलित या यूं कह सकते वंचित तबका है, उसके उत्थान के लिए काम कर रहा है और हर क्षेत्र में सक्रिय है। तो इसका कारण यह है कि आपके मन में एक जज्बा है कि हर वर्ग के लिए हमें काम करना है। हमारी इस प्रदेश में एक सौभाग्य और उत्पन्न हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण। आज मैं समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष यहाँ पर हूँ, तो उसका कारण इसलिए नहीं है कि मैं समाज कल्याण बोर्ड के कारण हूँ, इसलिए कि जिस मोदी सरकार ने देश के सबसे बड़े बोर्ड और सबसे पहले बोर्ड जिसे नेहरू जी की परिकल्पना थी उसे बंद करने का मानस बना लिया और सभी राज्यों को सूचित कर दिया। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना रही, सोच रही कि समाज के हर तबके तक, वंचित तबके तक उसके लक्षित उद्देश्य पहुंचने चाहिए, इसलिए समाज कल्याण बोर्ड को पुनर्जीवित किया और ये सिर्फ राजस्थान राज्य में संचालित है। और सबसे बड़ी बात यह कि इस बोर्ड को जब बनाया गया था तब हमारे प्रथम प्रधानमंत्री ने इंदिरा गांधी जी को इसका उपाध्यक्ष बनाया था कि यदि राजनीति के डगर पर जाना है, समाज सेवा करनी, तो इस बोर्ड के माध्यम से आप सीखें। तो मैं मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने इस बोर्ड को पुनर्जीवित करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि जो लोग लाभार्थी के रूप में जनता का अपमान करते हैं, वहां इस राज्य में लाभ पहुंचाकर जनता को सम्मान देने की कवायद जारी रहनी चाहिए। मैं खुद साक्षी हूँ कि जिन अंग्रेजों ने हम पर शासन किया, उनकी एक सभा में मुझे जाने का अवसर मिला और उनके पार्लियामेंट वेस्टमिनिस्टर में एक अंग्रेज सांसद ने मुझसे पूछा कि भाई सब कुछ ठीक है, लोकतंत्र भी मजबूत है, मुझे तो इतना बता जाओ कि तुम्हारे प्रदेश में
जो सबसे बड़ा प्रदेश है तुम्हारे देश का, उसमें ये मुफ्त दवा योजना कैसे जारी हो गई और कैसे लागू हो गई, कैसे सुदूर क्षेत्रों तक लोगों तक ये पहुंच रही है। मैं चाहती हूँ मुझे एक बार फिर से बुलाए ताकि मैं उन्हें बता सकूं कि सिर्फ मुफ्त दवा योजना नहीं, यहाँ तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना भी जारी हो चुकी है। ये यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम है और ये विश्व के किसी देश में नहीं है। मैंने इसको पढ़ा मुख्यमंत्री जी, ये किसी देश में नहीं है ऐसी योजना। और कई हॉस्पिटल्स में आप जाकर देखिए जिन्हें एम्पेनल किया गया है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, वहां पर वो लोग जो हमारी सरकार को कोसते हैं, उनके निजी परिजन उसका लाभ उठा रहे हैं और स्वस्थ होकर के जा रहे हैं। जब मुफ्त दवा योजना शुरू हुई थी, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज वरिष्ठों का सम्मान है, तब मुख्यमंत्री जी ने जब योजना शुरू की तो कुछ लोग कहने लगे कि बेटों को श्रवण कुमार बना दिया उन्होंने। अब एक बात और शुरू हो गई है गांव में कि साहब अब इस बेटे का या बेटी का जीवन तर जाएगा, क्योंकि अब सिर्फ दवाई नहीं दिलवा रहा, ऑपरेशन करा करके, ट्रांसप्लांट करा कर हमें यहाँ पर स्वस्थ करके लेकर आ रहा है। इसलिए आपको साधुवाद देता हूं। लाखों लोगों को पेंशन मिल रही है, एकल नारी हो, विधवा हो, या फिर ये कह सकते वृद्धजन पेंशन हो, वो सब सुलभ हो रही है। अभी आपने चिंता व्यक्त की थी सवाई सिंह जी की हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रमों की, तो मैं आपको सूचित कर दूं कि मुख्यमंत्री जी ने पिछले बजट में वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ाने की घोषणा की है। ये वही सोच सकते हैं जिनको केंद्र का सहयोग नहीं होने के बावजूद हर वर्ग को कैसे सुरक्षा प्रदान करनी है, वो अपने बजट में उसको शामिल करने का काम करते। और आप तो सिर्फ वृद्धजनों की बात कर रहे हो, इन्होंने तो भिखारियों के लिए, मेंडिकेंट्स और बेगर्स के लिए भी सेंटर खोलना बजट की घोषणा करके ये स्थापित किया है कि हर व्यक्ति को, हर वर्ग को, हर बच्चे को, हर महिला को, हर पुरुष को सुरक्षा की दरकार है जो मिलनी चाहिए। और जहां तक लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण की बात है, क्योंकि ये जो ट्रस्ट है बाबा साहब के सिद्धांतों पर, गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने वाला ट्रस्ट है, तो ये मान करके चलिए कि इस देश में यदि दुहाई दी जाती है कहीं पर तो राजस्थान की, क्योंकि यहाँ पर कानून व्यवस्था भी कायम है। कल ही मुझे एक टीवी चैनल वाला कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी रैली की और आप लोग कहते हो कानून व्यवस्था कायम। मैंने कानून व्यवस्था कायम है, इसीलिए गैर मुद्दे को मुद्दा बनाते हैं। इनसे पूछिए कि उन्नाव और हाथरस में क्या हुआ। यहाँ तो यदि कोई घटना घटती है तो तुरंत प्रभाव से सरकार कार्रवाई करती है। जो दलित, दमित या फिर कोई वंचित तबका है जिसके साथ कोई दमन होता है तो उसके साथ खड़ी दिखाई देती है। तो ऐसे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि मानव सेवा ट्रस्ट जो आज एक उद्देश्य के साथ काम कर रही है, उसको आशीर्वाद देने के मुख्यमंत्री जी पधारे हैं, तो आपका अब लक्ष्य होना चाहिए कि आप मुख्यमंत्री जी की जो योजना है उनको आम जन तक ले जाएं, सरकार की योजनाओं को आम जन तक ले जाएं और उनको सुलभ करवाने में सरकार का सहयोग है। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू, शुक्रिया, आपका हृदय की गहराई से आपका आभार। अब मैं आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे सम्मानीय मंत्री महोदय टीकाराम जी जूली साहब से गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा, अपना आशीर्वचन प्रदान करने के लिए पधारें। आज वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित प्रदेश के मुखिया, यशस्वी मुख्यमंत्री, और मैं ये कहना चाहूंगा राजस्थान के बुजुर्गों के श्रवण कुमार आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब, आदरणीय अर्चना जी, सवाई सिंह जी, नाथूलाल वर्मा जी, दुर्गा वर्मा जी, यहाँ पे उपस्थित सभी मेरे पूजा के योग अपने सभी बुजुर्गों, पूजा के योग माताएं, बहनें, युवा शक्ति, प्यारे बच्चों और पत्रकार बंधु, हमारे देश की संस्कृति श्रवण कुमार की संस्कृति रही है, जहां हम उठते ही सबसे पहले अपने माता पिता के चरण छू के उनका आशीर्वाद लेते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि 3 ऋण हमारे ऊपर होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, और हम इन तीनों ऋणों को तो उतार सकते हैं, लेकिन जो चौथा ऋण है वो है मातृ ऋण, हमारी माता का ऋण। जिस प्रकार से वो अपने खून से सींच के हमें पैदा करती हैं और जीते जी
कभी भी कितनी भी उम्र हो जाए वो अपनों बच्चों से ज्यादा कभी भी दूसरों को प्यार नहीं करती, सबसे ज्यादा अपने बच्चों को चाहती है, वो हमारी माता है। और इसी संस्कृति की वजह से हमने अपने देश को, अपनी धरती को भारत माता, धरती माता कहा है, क्योंकि धरती माता भी हमें अन्न जल देकर हमारा पालन पोषण करती। प्रदेश के अंदर प्रदेश के यशस्वी मुखिया अशोक जी गहलोत साहब के द्वारा बुजुर्गों के लिए पिछले कार्यकाल के अंदर भी दो बहुत बड़ी स्कीमें शुरू की। एक तो आप लोगों का कानून, शायद आप लोगों में बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि राजस्थान के अंदर ये कानून है कि बच्चे अपने माता पिता का ध्यान रखेंगे, उनका पालन पोषण करेंगे, उनका बुढ़ापे में सेवा करेंगे। राजस्थान के अंदर कानून है, ये बनाने वाले राजस्थान के श्रवण कुमार अशोक जी गहलोत साहब। और हम पढ़ते थे, जब देखते थे कि श्रवण कुमार अपने माता पिता को अपने कंधे पे बैठा के यात्रा कराने लेके जा रहे थे, उन्होंने यात्रा कराई थी। और आज राजस्थान के श्रवण कुमार ने राजस्थान के बुजुर्गों को सारे तीर्थ कराने का जिम्मा उठा रखा है। लाखों हमारे बुजुर्ग सारे धाम, गंगा सागर, तिरुपति, वैष्णो देवी, हमारे काठमांडू के अंदर पशुपतिनाथ, जहां आपकी इच्छा हो, जहां आप यात्रा करना चाहते हो, आप यात्रा कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप सक्षम नहीं है तो राजस्थान सरकार का कर्मचारी आप लोगों के साथ जाएगा और आपकी यात्रा करा के लाएगा। ये श्रवण कुमार के गुण जो है, ये अशोक गहलोत जी के अंदर है। आज एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है देश के अंदर। मोदी जी और अन्य कोर्ट ये कह रहे हैं कि रेवड़ी बांटी जा रही है, जो लोगों की जो सेवा की जा रही है, ये रेवड़ी है। ये रेवड़ी नहीं है, ये सेवा है। और ये सेवा अशोक जी गहलोत साहब, चाहे देश के अंदर हमारी सरकार हो, चाहे प्रदेश के अंदर हमारी सरकार हो, उन लोगों ने पेंशन, अनाज, दवाई, अगर ये रेवड़ी है तो रेवड़ी अशोक गहलोत जी बांटेंगे, हम बांटेंगे, बांटेंगे, बांटेंगे। ऐसा व्यक्ति जिसके दिल के अंदर अपने प्रदेश के बुजुर्गों की, महिलाओं की, बच्चों की, दिव्यांगजनों की, और मैं कहना चाहूंगा हर वर्ग की अगर टीस किसी के अंदर है तो अशोक गहलोत जी हैं, जो ये सोचते हैं कि किस प्रकार से मैं इनकी सेवा कर पाऊं। तो ये वो कर्ज उतारना चाहते हैं कि मैं मेरे बुजुर्गों का, मेरे प्रदेशवासियों का कितना कर्ज उतार सकूं। अगर ये रेवड़ी है तो मैं कहना चाहूंगा मंच के माध्यम से, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी, आप जो आपके उद्योगपति मित्र हैं, उनके अरबों खरबों रुपए आपने एक दस्तखत में माफ कर दिए। इन बुजुर्गों की सेवा करने का वादा रखिए, इनकी मदद करके देखिए, फिर आपको पता चलेगा ये रेवड़ी है क्या है। एक सच्ची जो दिल की जो पीड़ा होती है, वह अशोक गहलोत जी समझ सकते हैं। कोई वर्ग नहीं छोड़ा। जब बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर व्यक्ति जब अपने जीवन के अंतिम सोपान के अंदर जाता है, तब तक जीवन के जितने भी आयाम आते हैं, अशोक गहलोत जी आपको खड़े मिलेंगे। बच्चा पढ़ना चाहता है तो किताब लेकर अशोक गहलोत जी खड़े हैं। अगर हमारे युवा चाहते हैं, उनके साथ अशोक गहलोत जी खड़े हैं। बुजुर्ग आते हैं, उनके साथ अशोक गहलोत जी खड़े हैं। चाहे कोई भी वर्ग हो, उनके साथ अशोक गहलोत जी खड़े हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि महात्मा गांधी जी की जो सोच थी, एक ट्रस्टी के रूप में उन्होंने कहा था कि हम इस समाज के ट्रस्टी हैं, जो हमारा है वो हमारा समाज का है, पहले समाज का है फिर हमारा है, उसमें समाज का हिस्सा है। आज महात्मा गांधी जी की सोच को अगर आगे बढ़ाने का कोई काम कर रहे हैं तो इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब कर रहे हैं। जितना आप कह सकते हैं उतना गहलोत जी के लिए कम है। इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी अपने जीवन के अंदर, और आज भी आपके कार्यक्रम में तुरंत कहते आप लोगों के बीच में हाजिर हो गए। और कोई व्यक्ति होता तो पता नहीं हाँ करता नहीं करता, लेकिन जैसे ही, और ऐसा व्यक्ति आप सम्मान कर रहे हो गहलोत जी का,
गहलोत जी सम्मान कर रहे हैं आपका, ये दिल की भावना होती है। नहीं तो आप लोग देखते होंगे लोग अपना सम्मान कराने के लिए कितने लालायित होते हैं कि बस हमारा सम्मान हो जाए, दूसरे का हो चाहे नहीं हो। एक ऐसा व्यक्ति जो सीढ़ियों से उतरते ही सबसे पहले अध्यक्ष जी ने सम्मान किया, तो वो सम्मान ग्रहण करते हुए वापिस अध्यक्ष जी का सम्मान किया। ये होती है दिल की भावना। ये भावना अशोक गहलोत जी के अंदर है, ये अशोक गहलोत जी की भावना है, ये आप लोगों का सम्मान है। मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूंगा, मानव सेवा ट्रस्ट नर सेवा ही नारायण सेवा है। हम जो किसी वंचितों की मदद करते हैं तो वो भगवान की मदद है। और मैं एक चीज और कहता हूं, कई बार कई लोग कहते हैं कि हमारे पास लोग आते हैं, हम हमारे पास क्यों आते हैं, हम तो मदद नहीं करेंगे या कोई भी चीज हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान ने अगर आपको किसी लायक बनाया है, आप किसी की मदद करने लायक हैं, तो आप मदद कीजिए। भगवान पता नहीं किस तरीके से कई बार परीक्षा लेता है कि मैंने इसको सक्षम बनाया दूसरों की मदद करने के लिए, ये उसकी मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप जितना मदद कर सकते हैं दूसरों की, आप जरूर मदद कीजिए। हमारे धर्म के अंदर, हमारे शास्त्रों के अंदर हर जगह लिखा है कि हम दूसरे लोगों की मदद करें। मैं इस अवसर पर यह कहना चाहूंगा, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने बुजुर्गों के लिए ही नहीं, महिलाओं के लिए ही नहीं, युवाओं के लिए ही नहीं, सभी वर्गों के लिए खूब काम किया है। अभी मैं देख रहा था, लोग कह रहे थे, अभी आपने देखा होगा एक बच्चे का जो जालौर का प्रकरण आया, उसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें ये लोग कह रहे थे। मैं ये कहना चाहूंगा, कहना बहुत आसान है लेकिन उसको करना बहुत मुश्किल है। अशोक गहलोत जी ने पहली बार 4 दलित कैबिनेट मंत्री आजादी के बाद बनाने वाले अशोक गहलोत जी हैं। ये लोग बात करते हैं 75 साल की आजादी के बाद में अगर पहला चीफ सेक्रेटरी बनाया दलित वर्ग से तो अशोक गहलोत जी हैं, जिन्होंने पहला चीफ सेक्रेटरी राजस्थान के अंदर दिया। ये लोग दलितों के हितैषी बन रहे हैं, ये खुद नहीं गए जालौर के अंदर और हमसे बात कर रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, मदद कर रहे हैं, ये करने वाले नहीं। इसलिए मेरा आपसे एक ही आग्रह है, एक व्यक्ति वो है जो दिन रात आप लोगों की सेवा करता है। 3 कार्यकाल मिले, पेंशन, दवाई, जांच, खाद्य सुरक्षा और इतनी स्कीमें आप लोगों के लिए लेके आए हैं। ये लोग तो रेलवे के अंदर आपका जो बुजुर्गों का सम्मान था वो भी इन लोगों ने खत्म कर दिया, रेलवे में वापस टिकट लगा दी, 1 साल के बच्चे की भी टिकट लगा दी, जो छूट मिलती थी, रियायत मिलती थी, वो सारी इन लोगों ने बंद कर दी है। ये कहते हैं रेवड़ी है और हम कहते हैं आप लोगों का ऋण है। मैं कहना चाहूंगा, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब के नेतृत्व में हम जी जान से आपकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। इनके नेतृत्व के अंदर हम काम करेंगे। हमें खुशी है कि हमारा ऐसा यशस्वी मुख्यमंत्री हमें मिला है, ये हमारा सौभाग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम। सर, आपका हृदय की गहराई से आपका शुक्रिया, आपका साधुवाद, आपका अभिनंदन। अब मैं आवाज देना चाहूंगा हमें आज वरिष्ठ जन दिवस के अवसर पर आज जिन शख्सियत का सम्मान करना है, बुलाना चाहूंगा शिवचंद रायजादा जी। आपकी एज 94 ईयर है और आप सेवानिवृत्त उपनिदेशक कृषि विभाग में कार्यरत हैं। कौशल वर्मा जी से निवेदन करूंगा आप इनका सहयोग करें। इनके पश्चात तैयार रहे गुलजार बेगम खान जी।
गुलजार बेगम खान जी तैयार हैं। आप सेवानिवृत्त शिक्षिका हैं और जरूरतमंद बच्चों की सेवा को समर्पित हैं। गुलजार बेगम खान जी। इनके पश्चात आवाज देना चाहूंगा लाडली शरण माथुर जी। आप सेवानिवृत्त मुख्य अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी विभाग हैं। आपसे निवेदन करूंगा आप सपत्नीक पद। वृद्ध जनों की असुविधा को देखते हुए मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ है कि वे स्वयं नीचे आकर के ही हम सभी का जो वृद्ध जन है उनका सम्मान करेंगे। बिल्कुल अनाउंस। हेमंत भाई गोयल भी पधारे। साइड में जाना भैया। अरे आगे से हट जाइए भैया। सेवा आगे से। अरे आगे से हटो। इनके पश्चात तैयार रहे नोयल डिसिल्वा। आप सेवानिवृत्त शिक्षिका हैं और आपके दिलो दिमाग में समाज सेवा का जज्बा है। नोयल डिसिल्वा जी। सवाई सिंह जी चौहान तैयार रहे। भैया हेलो। हाँ, सवाई सिंह जी चौहान। हरभजन सिंह जी सेवानिवृत्त राजकीय अधिकारी समाज सेवा में सक्रिय हैं, ये भी तैयार रहे। इनके पश्चात हरभजन सिंह जी, सवाई सिंह जी चौहान हो चुका। जगदीश प्रसाद जी चांडोलिया। आप सेवानिवृत्त जेलर हैं, जेल विभाग में आप कार्यरत थे। जगदीश प्रसाद जी चांडोलिया। ओम प्रकाश जी पोद्दार। आप समाज सेवी हैं और व्यवसायी भी हैं। ओम प्रकाश जी पोद्दार। मैम आप ले लेना। जगदीश प्रसाद जी पोद्दार। इनके पश्चात तैयार रहे बाबा भरत। बाबा भरत जी पधारे। समाज में आप वैसे संत हैं, समाज में जागरूकता का आपके दिलो दिमाग में सदैव जज्बा बरकरार रहता है। बाबा भरत जी। साध्वी मनीषा जी। आपके भी दिलो दिमाग में समाज सेवा का जज्बा है। समाज में व्याप्त बुराइयों के प्रति आप सदैव जागरूक करने का घर घर जाकर के प्रयास कर रहे हैं।
अब्दुल सलाम जौहर जी, अब्दुल सलाम जौहर जी, समाज सेवी व्यवसायी, कन्वीनर मुस्लिम प्रोग्रेसिव फेडरेशन, सम्मान के लिए पधारें। अब्दुल सलाम जौहर जी। जिसका नाम है वही आगे आपका नाम साध्वी मनीषा जी, अब्दुल सलाम जौहर जी, अरविंद भारद्वाज जी, धर्मवीर कटेवा जी, इधर इधर इधर। अरे आगे मुझ जाओ यार। विजय भाई, विजय भाई। विजय थोड़ा इधर। मोबाइल मोबाइल क्या कर रहे हो या यही बोलते ये थी वृद्धजनों के सम्मान की समूचे देश में सबसे बड़े राज्य के हमारे मुखिया सम्मानीय ऑनरेबल मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब हमारे बीच मंचासीन हैं। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा सम्मानीय मुख्य अतिथि जी से कि आप पधारें और हमारा मार्गदर्शन करें। आपके सम्मान में मैं 4 लाइनें नजर करना चाहूंगा। हाथों में रखेंगे, बजे भाई का अमन की एक अजान रखेंगे, काबा भी होगा काशी भी होगा, यह पहले हिंदुस्तान रखेंगे, पहले हिंदुस्तान रखेंगे। मानव सेवा ट्रस्ट राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह 22 यहाँ की अध्यक्षता करते हुए माननीय हमारे मंत्रिमंडल के साथी टीकाराम जूली साहब, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री श्रीमती अर्चना शर्मा जी, अध्यक्षा समाज कल्याण बोर्ड, हमारे गांधीवादी नेता सवाई सिंह जी, संस्थान के अध्यक्ष आदरणीय नाथूलाल वर्मा साहब, श्रीमती दुर्गा वर्मा जी, महासचिव श्री कौशल सत्यार्थी जी और अन्य तमाम संस्था के पदाधिकारीगण, सदस्यगण और यहाँ उपस्थित होने वाले तमाम सम्मानित होने वाले हमारे तमाम वरिष्ठ नागरिकगण, भाई और बहनों, नौजवान साथी, मुझे आज इस प्रोग्राम में आके इतनी प्रसन्नता हो रही है कि मैं आपको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। प्रोग्राम तो कई बड़े बड़े होते रहते हैं, पर जिस प्रकार से नाथूलाल वर्मा जी, जिनको मैं जानता नहीं था, मुझे खाली इतना हुई कि वो मानव सेवा ट्रस्ट चलाते हैं और एक प्रोग्राम रखा है वरिष्ठ नागरिकों का। आज वरिष्ठ नागरिक दिवस भी है, उसके उपलक्ष्य में वो मेरे हाथों से सम्मान कराना चाहते हैं बुजुर्गों का, वरिष्ठ नागरिक, और मैंने तत्काल प्रोग्राम को फिक्स कर दिया, मुझे जाना ही है। और मेरा मानना है कि
जिस प्रकार से नाथूराम वर्मा जी ने रिटायरमेंट के बाद में अपने आप को समर्पित कर दिया समाज के लिए, वरिष्ठ जनों के लिए, जो अभी उन्होंने बताया कि वो क्या क्या इस संस्था के माध्यम से सेवा का काम कर रहे हैं, मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ। अभी नाथूराम वर्मा जी की तरह अगर हर क्षेत्र में, हर जिले में, हर ब्लॉक में लोग काम करने लग जाए तो मैं समझता हूँ कि वरिष्ठ नागरिकों को एक अलग पहचान मिल सकती है। उनके अलग तरह की समस्याएं होती है। बुजुर्ग जो होता है व्यक्ति, उनकी समस्याएं अलग तरह की होती है, पारिवारिक भी होती है, सामाजिक भी होती है, स्वास्थ्य की भी होती है, सब तरह की होती है। उनको जरूरत बुढ़ापे के अंदर ही होती है, कोई ऐसा साथी मिले, चाहे बच्चे हों, चाहे वो पड़ोसी हों, चाहे वो रिश्तेदार हों या समाज हो, कोई न कोई उनके साथ खड़ा मिले उनको, तब जाके वो कॉन्फिडेंस से जिंदगी जी सकता है और जीवन व्यतीत कर सकता है। अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता है बुजुर्ग के अंदर तो वो बहुत तकलीफ आता है, क्योंकि प्रॉब्लम तो आती रहती है, स्वास्थ्य की भी आती रहती है। इसलिए मुझे खुशी हुई कि नाथूराम वर्मा जो है इस उम्र के अंदर भी और रिटायरमेंट के बाद में उन्होंने एक सेवा का संकल्प किया और मानव सेवा ट्रस्ट का निर्माण किया। नाम भी ऐसा ही रखा है जैसा काम हो रहा है। इसके लिए बधाई की पात्र है हमारे नाथूराम। सोशल सिक्योरिटी बहुत आवश्यक है जीवन के अंदर। दुनिया के मुल्क जो विकसित थे, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, वहाँ ये सोशल सिक्योरिटी मिलती है हर नागरिक को। हर नागरिक को जिंदा रहने का अधिकार है, जीवन का अधिकार है। ये हमारी संविधान जो कहता है डॉक्टर अम्बेडकर का बनाया हुआ, उसी ढंग से दुनिया भर के अंदर हर व्यक्ति जो आया जन्म लेके उसको जीने का अधिकार है। और जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती है उसी प्रकार से सरकार की ड्यूटी है कि उसको सुरक्षा प्रदान करे, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करे, वो जीवन बिता सके, परिवार चला सके। तो दुनिया के मुल्कों में वीकली पैसा मिलता उनको और वो उसी ढंग से जीवन बिताते हैं। एक मजदूर होता है, मजदूर। ये बिल्डिंग आप देख रहे हो, ये बिल्डिंग हम बैठे हैं, इसमें मशीनें काम आई होगी, पर साथ में मजदूर भी लगा तब जाके बिल्डिंग खड़ी होता है, खाली मशीनों से नहीं बनती है। वो मजदूर जब सही साथ नहीं देता उसका 50, 55, 60, उसके बाद में वो आप सोच सकते हो कि अगर ना उसकी पेंशन होती है, ना उसके बाद में इतना धन इकट्ठा होता है कि वो जिंदगी खुद की, अपने परिवार की चला सके, तो उस पर क्या बीतती है आप सोच सकते हो। वो चिंता से घिरा रहता है हर वक्त में। तो सरकार फिर किस काम की? सरकार का कर्तव्य है कि वो ऐसा नहीं उनके ऊपर, सरकारों का कर्तव्य है कि वो उसकी सोशल सिक्योरिटी करे, आराम से जीवन जी सके वो व्यक्ति। हम लोग करीब, भाई मैं चुप कर दो है भाई, चुप करो, बात नहीं करे। हम लोगों ने करीब 1 करोड़ 90 लाख से बढ़ के 96 लाख हो गए, लगभग 1 करोड़ लोगों को हम लोग, जो देश में कहीं नहीं होगा, उसमें अधिकांश बुजुर्ग हैं, उनको हम लोग पेंशन दे रहे हैं। पहले 27 लाख ही सिर्फ, पिछली बार जब मुख्यमंत्री था
क्योंकि उसमें कई शर्तें लगी हुई थी। सब शर्तें मैंने हटा दी। पहले की जो पेंशन मिल रही होती और बेटा अगर 18 साल का हो गया तो पेंशन बंद हो जाती थी। सब शर्तें हटा दी। एक साथ में 60 लाख तक हमारे आंकड़ा पहुंच गया। अब वो 90 लाख जाना हो गया। विधवाएं भी उसके अंदर है, एकल नारी भी है, निःसंजन भी है। और हम बहुत ही 750 रुपये देते हैं, 1000 रुपये देते हैं, एज के साथ में देते रहते हैं। मैंने भारत सरकार से मांग करी, प्रधानमंत्री जी से, आपकी नीति में बदलाव करो। प्रधानमंत्री मोदी जी को मैंने कहा है, लिख के भेजा कि भारत सरकार कोई 15-20 साल से ही 200 रुपये देती है, 300 रुपये देती है, 400 रुपये देती होगी। तो आप सोच सकते हो इस महंगाई के जमाने में 200, 300, 400 क्या मायने रखते हैं। हम 1000 रुपये देते हैं तो हम मानते हैं वो कम है। जब तक आप महंगाई के साथ नहीं बढ़ोगे, जैसे तनख्वाह बढ़ती नहीं बढ़ती कर्मचारी की, डीए बढ़ जाता है महंगाई के साथ में। और हमारी नौकरी की हो मालूम है कि डीए बढ़ता रहता है तो आराम रहता है, महंगाई बढ़ता। तो एक पेंशन फिक्स है और महंगाई बढ़ती जा रही है भयंकर। कोरोना के बाद और महंगाई बढ़ती है। आज तो महंगाई, बेरोजगारी, दो मुद्दे देश के सामने हैं। नौकरी मिल नहीं रही है, नौकरी थी वो नौकरियां हैं, किसी को निकाल दिया लोगों ने क्योंकि उनकी आमदनी कम हो गई, फैक्ट्री बंद हो गई, तनख्वाहें कम कर दी गई जगह पर। और महंगाई की मार तो मैं समझता हूँ हमारी बहन है, माता बेटी जानती है, रसोई चलाना मुश्किल हो जाता है। सब्जियाँ, दाल, हर चीज की महंगाई बढ़ गई है। तो ये जो स्थिति है, इसको देखते हुए मैं समझता हूँ कि हम सोशल सिक्योरिटी को अपनाए हुए हैं और ज़्यादा उसको मजबूत कर रहे हैं। उसी रूप में हम लोग राजस्थान के अंदर जो फैसले सरकार ने किए हैं उनकी तारीफ बहुत ज़्यादा सब जगह हो रही है कि किस प्रकार से हम लोग सेवा का काम कर सकते हैं। मानव सेवा, नाम भी इन्होंने मानव सेवा ट्रस्ट लिख दिया। मैं तो चाहूँगा हमारे नाथूलाल वर्मा जी से कि मुझे भी परमानेंट सदस्य बना दे मानव सेवा ट्रस्ट के अंदर। नाम ऐसा है जो मेरी रुचि का नाम है और काम मेरी रुचि का है, तो आनंद वही आता है जब रुचि का काम हो। मेरी रुचि का काम यही है, मैंने बचपन से ये संस्कार लिए हैं और उसी कांड में प्रथम सेवक के रूप में आज तीसरी बार आपके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री। और मैंने खाली कहने के लिए नहीं कहा है, तो पता नहीं कि मर्जी है कि वो मुझे बनाएंगे नहीं बनाएंगे, अलग बात है। तो मैंने ऑफर दे दी है कि मैं इनका जो है सदस्य बनना चाहूंगा, क्योंकि पद नहीं दूंगा, मैं खाली सदस्य बनना चाहूंगा। हमने जो अभी बताया आपको, इतनी अच्छी स्कीम लाए हम लोग राजस्थान के लिए, चिरंजीव योजना। अपन शादी ब्याह में चिरंजीव हो, लॉन्ग लाइफ, नाम भी हमने योजना को वो लिखा है। हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। भारत सरकार की एक स्कीम है, वो पहले भामाशाह की स्कीम राजस्थान में थी, वो आधी आबादी को भी पूरी नहीं करती थी। वो खाली जो एक सर्वे होता है उसको आधा बना के 1/3 आबादी को 5 लाख का बीमा मिलता था इलाज का। हमने सब हटा दिया है, पूरे प्रदेशवासियों का, पूरे प्रदेशवासियों का 10 लाख का बीमा कर देगा। दूसरा जो है 10 लाख के बीमे के अलावा मान लीजिए आपने इलाज करवाया, एक मुझे भाई मिला प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर के बाहर, इतना खुश था वो कि मैं मेरे गांव से लेके आया मरीज को, मेरे संबंधी थे कोई, और सीके बिरला में मैंने अस्पताल में इलाज करवाया, हार्ट का, हृदय का बाईपास करवाया।
जहाँ 2, 2.5, 3 लाख रुपये लगते हैं। वो कह रहा मेरा खाली टैक्सी का खर्चा था 170 रुपये, खाली मेरे 170 रुपये लगे और मेरा इलाज फ्री हो गया। अब मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, इसलिए कि आप लोग सब वरिष्ठ नागरिक बैठे हैं और आप बात को पहुंचा सकते हो आगे जाके, गरीब के घर तक पहुंचा सकते हो। और जैसे वर्मा जी ने कहा कि काम ये करते भी हैं। अगर मान लो 6-10 लाख में 4 लाख खर्च कर दिया आपने परिवार के इलाज के लिए, 6 लाख ही बचे हुए हैं, और तकलीफ आ गई, भगवान पता नहीं किसको क्या तकलीफ जैसे मालूम नहीं पड़ता है। कई बार अचानक की किडनी ट्रांसफर करानी पड़ती है, लिवर ट्रांसफर कराना पड़ता है, और कोई बीमारी जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, हार्ट भी बदल जाता है लोगों का। इसलिए जो डेथ होती है एक्सीडेंट से, तो उसके तमाम जो अंग है शरीर के, वो किसी के लिए काम आ सकते हैं। अपने यहाँ भी हार्ट का ऑपरेशन होने लग गया आजकल। कोई एक्सीडेंट हो गया, मर गया आदमी, उनका हार्ट, किसी आदमी का हार्ट खराब हो गया है, उसमें अदला बदली हो सकता है, मतलब अदला बदली मतलब उसका लग सकता है। इतनी आजकल साइंस आगे बढ़ गई है। उसमें 15-20 लाख खर्च होते हैं मान लो। हमने वो स्कीम बनाई है बीमे की 10 लाख की। अगर आपका 4 लाख खर्च हो गया, 6 लाख ही बचे हैं, वो 6 लाख बचे रहेंगे। और जो किडनी ट्रांसप्लांट है, लिवर ट्रांसप्लांट है, या हार्ट ट्रांसप्लांट है, कोकले प्लांट से बच्चों में जो बैर गूंगे होता है, हो जाते हैं बचपन से ही, उनका 10 लाख खर्च होता है। तो हमने कहा है ऐसे इलाज के लिए 6 लाख बचे रहेंगे परिवार के, अलग से सरकार उनका पूरा इलाज करवाएगी 8 लाख या 10 लाख। इसका मतलब है कि सभी नागरिक में ये विश्वास होना चाहिए, अब मैं जिंदगी में बीमार पड़ गया, मेरे घर में कोई तकलीफ आ गई, ना मेरा मकान बिकेगा, ना गहने बिकेंगे, ना उधार लेना पड़ेगा। कल रात को कोई मेरे पास आया, मानसून का नौजवान था, वो कह मैं मेरे दोस्त को ले गया, उंगली कट गई थी, तो उंगली कटी, वो तकलीफ दूसरी थी, और मैं ले गया अलवर उसको, तो तकलीफ दूसरी और थी। 20-30-40 हजार खर्च होंगे, 20-30 हजार खर्च होंगे। तो मेरी 2 भैंस मेरे पास, मैं मेरे घर पे 1 भैंस बेचनी पड़ेगी मुझे। और जब आप गया, मालूम पड़ा उनका इलाज फ्री हो रहा है, तो भैंस बिकने से रह गई, वरना वो दूध कैसे बेचता, कैसे वो घर का खर्च चलाता। वो मुझे रात को कल 12 बजे मैं उससे बात कर रहा था, एक 500 का लड़का था, उससे मुझे एक किस्सा सुनाया था। देखो आपकी स्कीम जो है इतनी शानदार है। कहने का मतलब ये है, ये मैंने क्यों कहा वो पूरी बात, इसलिए आप में से यहाँ बैठे हो, उनको भी ये पूरी बात जो मैंने बताई शायद उसको मालूम नहीं होगा, क्योंकि इतने गहरे से कोई जाता नहीं है कि सरकार की स्कीम वास्तव में क्या है। जब सरकारी स्कीम में जो आज मोबाइल फ़ोन होता है, उसके अंदर जो प्रोग्राम बने हुए हैं, सब उसमें आता भी है, भाई क्या क्या स्कीम आई है, कौन कौन बेनिफिशरी है, ये सब आता भी है। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, स्कीमें तो बहुत सारी है, वो सब आप लोग जानकारी प्राप्त, अखबार में आता रहता है, देखते। तब तो ग्रामीण ओलंपिक करवा रहे हैं, आप देखा आपने विज्ञापन अखबार के अंदर है, कितने लोगों ने देखा, बताओ हाथ खड़ा करो। 30-40 लोगों ने देखा, हम देखा। 30 लाख लोग जो है, 30 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया अपना खेल खेलने के लिए, कबड्डी भी, वॉलीबॉल भी, हॉकी भी, खो खो भी, महिलाएं भी, पुरुष भी। उम्र का कोई उसमें बैन नहीं है। 50 साल 60 साल का आदमी खेल सकता है, 70 साल का आदमी कबड्डी खेल सकता है, वॉलीबॉल खेल सकता है। इस खेलों का माहौल बने प्रदेश के अंदर नौजवानों के लिए भी। तो और उसमें राजस्थानी खेल है, राजस्थान जीतेगा, कहना मतलब कोई हार जीत की बात नहीं है। और गांव गांव में मैच होंगे, अभी 29 तारीख से शुरू किया है। तो मैं चाहता हूं कि जो आपने अभी जूली साहब बता रहे थे कि बच्चों के बारे में, क्योंकि बच्चे जो है वो माँ बाप की सेवा नहीं करते।
तो मैंने जब अभी कल्याण बोर्ड बनाया, वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण बोर्ड अलग बनाया हम लोगों ने, जिससे और अधिक अच्छा काम हो सके। हमारे वो अध्यक्ष आए नहीं मेरे ख्याल से, उनसे संपर्क भी नहीं कर पाए होंगे आपने। वो गोपाल सिंह ईडवा जी बने मेरे ख्याल से ना। एक बोर्ड बनाया, उनका नाम है वरिष्ठ जन कल्याण बोर्ड, जिससे कि और ज़्यादा हम लोगों की सूचना मिल सके। मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, आपके माध्यम से ये जो अपन बैठे हैं, ये भी मैं बात बोल रहा हूँ ना, पूरा देश प्रदेश सुन रहा है। आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, तो ये देश नहीं सुन रहा है, प्रदेश नहीं सुन रहा है, देश सुन रहा है, दुनिया सुन सकती है या सुन रही होगी, जो सुनना चाहते हैं वो। उन सबको मैं कहना चाहूँगा कि ये जो कानून हमने बनाया था, उसके अंदर जो है, इस कानून में माँ बाप की सेवा करना आवश्यक है। कई ऐसे परिवार में देखता हूँ जहाँ वो सेवा नहीं करते हैं, उसके लिए कानून में प्रावधान भी है। और देखिए, माँ बाप ही होते हैं। टीकाराम जूली कह रहे थे कि माँ बच्चे को जन्म देती है अपने खून से, और जब वो बड़ा होता है और माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, तो कई बच्चे कई कारण होते हैं वो सेवा नहीं कर पाते। तो हमने उनको पाबंद किया है कि आपको सेवा करनी पड़ेगी, और नहीं करोगे तो आपको सजा हो सकती है। अब आप बताइए, सजा हो सकती है और 10,000 रुपये तक उसको देना पड़ेगा माँ बाप को, तनख्वाह के हिसाब से। अगर तनख्वाह ज़्यादा मिलती है, माँ बाप की उस ढंग का स्तर है, तो आपको 10,000 से ज़्यादा भी देने पड़ सकते हैं। वो तय जो है, वो जो कोड बना हुआ है, वो गुजारा भत्ता देने का, उसमें देना पड़ेगा, और नहीं तो 6 महीने सजा हो जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने कमाया खुद का और आपने वो नाम कर दिया बेटे का, प्रॉपर्टी कर दी नाम मान लो, और वो प्रॉपर्टी लेके बैठ गया बेटा, फिर भी सेवा नहीं कर रहा है, तो प्रॉपर्टी वापस आप ले सकते हो। ये कानून का प्रावधान है। दादा की प्रॉपर्टी में हिस्सा होता है पोते का, वो नहीं ले सकते आप। आपकी कमाई हुई प्रॉपर्टी है, आपके पिताजी की कमाई है, उसमें नहीं ले पाओगे, पर आपकी कमाई प्रॉपर्टी है, वो अगर आप दीजिए, वो सेवा नहीं करते तो आप ले सकते हो। तो मुझे पता है कि हमारे ऐसे संस्कार हैं कि माँ बाप जो होते हैं वो तकलीफ पालेंगे, पर बेटे को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये उसकी भावना होती है। एक बार मैं आ रहा था जोधपुर के अंदर, दीपावली का दिन था, और मैं जाता हूँ, मेरे पिताजी की जो स्वर्गवास हुआ था, दीपावली दिन ही हुआ था, तो मैं कुछ आश्रम जाता हूँ वहाँ पर सेवा करने के लिए। मैं वहाँ से आ रहा था, रास्ते में मुझे हाथ दे के रोका एक बुजुर्ग ने, बहुत बूढ़ा आदमी थे। मैंने कहा, भाई बताओ क्या बात है बाबा। मैं गाड़ी से उतर गया, कह रहा मेरे बेटे वो मेरा सेवा नहीं करते, मैं तंग करते हैं, तो बातें बोल लगे। तो मैं कहा ठीक है, एक काम करो, वो मैं व्यवस्था कर दूंगा, उनको आपको सेवा भी करेंगे, आपको गुजारा भत्ता भी देंगे, आपको रिपोर्ट पुलिस में करवानी पड़ेगी। नहीं सर, वो मैं नहीं करवा रहा हूँ। आप बताइए कि वो बेटे को जो है जेल नहीं होनी चाहिए, वो तकलीफ वो नहीं देख सकता बेचारा, तकलीफ पालेगा कि नहीं, वो मैं नहीं करूंगा सर, वो मैं नहीं करूंगा। रोक रहा मुझे, तकलीफ पा रहा है, सब कुछ कह रहा है, कानून है उसके पक्ष में, पर उसको कुछ आता नहीं है। तो ये हमारी समाज की सदियों से चली आ रही परंपरा बहुत शानदार है। हमारा देश जो है, हमारा प्रदेश की मान संस्कृति संस्कार परंपरा ऐसी है। पहले फैमिली जो है जॉइंट होती थी, अब धीरे धीरे अलग फैमिली रहने लग गई, हमारे राज्य में। तो संस्कार हमारे वही रहने चाहिए, मैं इस मौके पर कहना चाहूँगा आपको। और बाकी तो जितना कहे उतना कम है।
अभी इन्होंने कहा रेलवे का जो छूट मिलती थी बुजुर्गों को, वो तो वास्तव में बड़ी मार्मिक बात है। मैंने भी मेरा जो लिखता हूँ मैं सोशल मीडिया में, मैंने उसकी आलोचना करी थी कि ये भारत सरकार ने गलत कदम उठाया है। कितने बुजुर्ग जाते हैं ट्रेनों के अंदर, उनको मानो 30% या 40% मिलता होगा, उसको बंद करने क्या तुक है? बढ़ावे तो वाहवाही होती है, 30 या 50 कर देते समझ में आता है, पर आपने 30% या कितना मुझे याद नहीं है, वो भी आपने खत्म कर दिया रेलवे में कंसेशन। राजस्थान में हम लोग महिलाओं को 30% कंसेशन देते हैं, महिलाओं को जब जाती है बसों में तो 30% कंसेशन राजस्थान में हमने देते हैं। और रक्षाबंधन पे भी, भाई दूज पे भी हम फ्री बस यात्रा करवाते हैं महिलाओं को। हमने प्रयास किए कि सोशल सिक्योरिटी में हम लोग और आगे बढ़े। तो यही बात करता हूँ, मुझे खुशी है कि मैं आज यहाँ पर आपके बीच में आ सका। और जिस प्रकार आप बैठे हुए हो ऊपर नीचे, लगता है कि आपका जुड़ाव जो है वर्मा जी के साथ में, आपका जुड़ाव भावात्मक भी है, भावात्मक भी है, और इनका जुड़ाव भी आपके साथ वैसा ही है, क्योंकि बुजुर्गों को ढूंढ ढूंढ के लाने बड़ा काम है। तो ये क्योंकि लगातार सेवा करते हैं, इनको हर घर की पहचान है, जानकारी है, इसलिए ये इकट्ठे करने में कामयाब भी हुए हैं। ये दिल की बात है। तो मुझे खुशी है कि मैं इस प्रोग्राम में आया, आप सबसे मिलना हुआ। बाकी बातें तो हम लोग अखबार में पढ़ते हैं, हम लोग क्या बोलते रहते हैं देश के बारे में, देश में कानून का राज रहना चाहिए, हम चाहते हैं। अम्बेडकर साहब का संविधान बनाया हुआ है, वो संविधान के आधार पर देश चले, लोकतंत्र कायम रहे, तब जाके महत्व रहेगा हम लोगों का, क्योंकि माई बाप आप होते हो। सरकारें बनती है, एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनते तो आपके आशीर्वाद से बनते हैं। अगर संविधान की दर्जा उड़ जाएगी, लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा, तो फिर कैसे वो महत्व क्या रहेगा इंसान का, उनका मान सम्मान नहीं होगा, कौन पूछेगा उनको, फिर कानून नहीं रहेगा तो व्यवस्था कैसे रहेगी। तो स्थिति बड़ी, जो स्थिति है उसमें हम लोग बराबर आगे करते थे प्रधानमंत्री जी को भी, कि आप खुद अपील करो देशवासियों को कि मैं चाहता हूँ देश में शांति, भाईचारा, सद्भावना, प्रेम, मोहब्बत रहे, और हिंसा को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, क्योंकि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर राजनीति बड़ी आसान होती है। आप सबको साथ लेके चलो, दलित भी, पिछड़े भी, जनरल कास्ट के भी, शेड्यूल कास्ट के भी, सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, तब जाके देश आज यहाँ तक पहुँचा है। आज़ादी के पहले अभी जो उसमें आप लोग बैठे हुए हो, बुजुर्ग लोग, 47 में क्या था, देश क्या था, प्रदेश क्या था, जयपुर क्या था, आज कहाँ पहुँच गए बताइए आप। अब ये हॉल इतना शानदार बना हुआ है, 47 में तो बिजली भी नहीं थी। बिजली राजा महाराजाओं के खाली महलों में वो भी टिमाती थी खाली, वहाँ जनरेटर से कहाँ बिजली लोग समझते नहीं थे। तो हम लोगों ने बहुत प्रगति करी है, बहुत उन्नति करी है, हमें गर्व होना चाहिए। और अभी अमृत महोत्सव चल रहा है, 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए। पिछले साल में पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे, बाद में शास्त्री जी बने, फिर इंदिरा गांधी जी बनी, फिर राजीव गांधी जी बने, नरसिम्हा जी बने, बनते गए, बदलते गए। कई बार मोरारजी भाई देसाई बन गए, देवगौड़ा जी बन गए, गुजराल साहब बन गए, वाजपेयी जी बन गए, मनमोहन सिंह जी बने ही हैं आपके सामने। तो सबने अपना अपना कंट्रीब्यूट किया देश के लिए, ये भावना होनी चाहिए। तब जाके अमृत महोत्सव जो है वो नई पीढ़ी को समर्पित होगा, उनमें गर्व होगा कि हाँ, हमारे नेताओं ने, हमारे महापुरुषों ने देश को आज़ाद करवाया, फांसी के फंदे में चढ़ गए। भगत सिंह जैसे लोग, सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो गांधी जी के सानिध्य में पूरा कुनबा था, जिन्होंने सब कुछ किया, देश को आज़ाद करवाया। और अम्बेडकर साहब ने संविधान बनाया,
वो आज कायम है, पिछले साल के बाद नहीं। ये हमारे घर की बात होनी चाहिए। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ वर्मा जी को मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से और राजस्थान भर के बुजुर्गों की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। सर थैंक यू, शुक्रिया सर, आपका हार्दिक आभार। मानव सेवा ट्रस्ट की ओर से आपका हृदय की गहराई से आपका